हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये प्रियम्बल टॉपिक फिनिश हो जाएगा, है ना। फिर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, गुड मॉर्निंग दीपक, स्वाति, वीरेंद्र, भोला, अनूप, कृष्ण, राजा, अवनीश, गौरव, संदीप, राहुल, विशाल। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो किससे संबंधित है? वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या क्या ग्राउंड्स हैं। वो जब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज पढ़ेंगे वहां पर हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ को काफी डिटेल में देखेंगे। यहां पर बस आपको इतना याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है ना। इसे कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में किस ग्राउंड पर? तो उसके 5 ग्राउंड हैं, जिसमें कि पहला ग्राउंड यह है कि अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर अगर आपने पार्टी बदल ली, दूसरी पार्टी को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद अगर आप किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर दल बदल कानून लग सकता है। इसी प्रकार अगर आप एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं, एक आप क्या हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं यानी कि मनोनीत सदस्य हैं, और मनोनीत होने के बाद के 6 मंथ के बाद यानी कि 6 महीने के बाद अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आप जिस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव जीता है, जिस पार्टी से आप सदस्य चुने गए हैं, अगर आप सदस्य चुने जाने के बाद उस पार्टी से इस्तीफा देते हैं, खुद इस्तीफा देते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और याद रखिएगा, अगर आप पार्टी के द्वारा इश्यू किए गए व्हिप का, अगर आप पार्टी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अगर उल्लंघन करते हैं तो भी आपके ऊपर दल बदल कानून लग सकता है। ठीक है, याद रखिएगा जब हम बात करते हैं दल बदल कानून के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसके तहत जो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है, इस संबंध में अंतिम निर्णय, इस संबंध में फाइनल डिसीजन किसका होता है? फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी जो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन यानी राज्यसभा के सभापति, इसी तरह विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहां के स्पीकर क्या करते हैं, वहां के चेयरमैन क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, यानी कि विधान परिषद के सभापति क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है सर, संसद को सस्पेंड करना, देखिए संसद को डिस्क्वालीफाई करना पूनम जी, है ना, वो किसके तहत आता है? वो आता है आर्टिकल 102 के तहत। डिस्क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन जो होता है उसके लिए क्या है, जो रूल ऑफ हाउस है उसके तहत क्या किया जाता है? सस्पेंड किया जाता है। ओके, क्लियर? ये हम लोगों ने कल की कहानी, कल हम लोगों ने ये चीज देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 11, 12 और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रियम्बल की तरफ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ जी, वॉइस इज प्रॉपर, वॉइस तो सही है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? थैंक यू सोनिया, मोनू। स्टार्ट करें, अगले पॉइंट पर चला हम लोग, यस और नो? तो चलिए अगला आज का जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा, शेड्यूल 11। इसमें क्या है? इसमें है पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है, पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है ना, जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड क्या है, प्रावधान है। लेकिन सवाल उठता है इसे कब जोड़ा गया? ठीक है, तो याद रखिएगा, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी इसे जो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसके तहत पंचायतों को क्या दिया गया? पंचायतों को याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना।
पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 40, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको पता होगा सबसे पहले ऑन 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जैसे राजस्थान ने किया, राजस्थान के बाद सेकंड स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया, इस पंचायती राज को लागू किया। ऐसे करके धीरे धीरे करके लगभग सभी राज्यों में लागू कर दिया था, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इस प्रोविजन को लागू कब किया गया, इसे याद रखिएगा, इस एक्ट को लागू कब किया गया, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया। कब, 24 अप्रैल 1993। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। और यही कारण है कि ये जो 24 अप्रैल है, इस 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इसे, नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस। और ये नेशनल पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब से, तो याद रखिएगा 2010 से, फ्रॉम 2010 उस समय से आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। यहां पर याद रखिएगा ये 20 जो मतलब आपका 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, पंचायतों से रिलेटेड चीज है। लेकिन पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत से रिलेटेड क्या है कि पंचायतों को क्या क्या 29 फंक्शन दिए गए हैं, पंचायतों को क्या क्या 29 कार्य पंचायतों के लिए यहां पर दिए गए हैं, उसका एक लिस्ट है यहां पर कि पंचायत के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ये 29 का लिस्ट है। इसमें स्टेट चाहे तो पूरे के पूरे 29 कार्य दे सकता है, चाहे तो इसमें एक भी कार्य नहीं दे सकता है, चाहे तो इसमें 5, चाहे तो इसमें 10, ये स्टेट को ऊपर छोड़ दिया गया है। भाई साहब ये 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में 29 यहां पर कार्य दिए गए हैं। इस 29 कार्य में से आप सारे के सारे पंचायत को सौंप दो, इसमें से आप कुछ भी नहीं सौंपो, इसमें से आप 5 सौंप दो, इसमें से आप 10 सौंप दो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, यानी कि इसमें यह दिया गया है पंचायतों को क्या क्या फंक्शन प्रदान किए जा सकते हैं। ये 29 फंक्शन इसमें दिए गए हैं जो कि प्रदान किए जा सकते हैं पंचायत में। क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 106 भी है सोनू जी जब हम बात करेंगे, मोनू जी 106 भी हो गया है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, वहां पर बताएंगे आपको सारे अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन याद रखिएगा ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था, राजीव गांधी की जो सरकार थी उन्होंने भी एक 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए थे। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे। कौन लाए थे? राजीव गांधी की सरकार में लाया गया था। कब? इन 1989 में लाया गया था। किसके द्वारा? बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। इसको पंचायती राज को राजीव गांधी गवर्नमेंट यानी किस लिए लाया गया था? तो याद रखिएगा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करने के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया है ना, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं होता है, जिसके कारण यह बिल क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर जाकर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास कराकर इसे क्या दिया? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। यहां पर याद रखिएगा हमारे देश में इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया कि पूरे देश में मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर ये नहीं है। वो एक्सेप्शंस जब इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे देश में क्या होगा? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। विलेज लेवल पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर क्या होगा? पंचायत समिति, है ना? और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा? जिला परिषद होगा। ये 3 लेवल होंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे जब इस पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तब।
जो कमेटी थी जिसने कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का क्या दिया था, सिफारिश किया था, उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसका रिपोर्ट आता है, जिसका गठन होता है कब, 1957 में, 1957 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा क्या बनाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और उन्हीं के रिकमेंडेशन को लागू किया गया था कब, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्लियर? सर अब पंचायत पहले की तरह क्यों नहीं होती है, पहले की तरह क्यों नहीं होती है, मतलब नहीं समझा, क्या पहले और अभी में क्या फर्क हो गया है, वही चीजें हैं सर। हमारे विलेज का मुखिया किसी पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट जीता होगा वो, है ना। ऐसे मतलब वहां पर क्या होता है ना, अब जो ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होता है, मतलब कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है ना, सब एज ए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, है ना। वहां पर ऐसा कोई मतलब राजनीतिक दल के उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है टिकट पे, ठीक है। फिर अगर किसी के ऊपर दल बदल का इल्जाम लग जाता है तो क्या फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है चुनाव, क्यों नहीं लड़ सकता है सुनैना जी। लेकिन अगर दल बदल का इल्जाम लगे, सुनैना समझिएगा, अगर किसी को एक बार दल बदल के उस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसके ऊपर बैन लगना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन दल बदल कानून प्रभावी रूप से लागू हो तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि अगले 5 साल तक वो चुनाव ना लड़ पाए, अगले 10 साल तक वो चुनाव ना लड़ पाए, या इन फ्यूचर में कभी चुनाव ना लड़ पाए। अगर किसी को दल बदल कानून के तहत एक बार डिस्क्वालीफाई कर दिया, तभी तो इस लॉ को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर ये जो दल बदल कानून है इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, है ना। क्लियर? गोलू बघेल जी, हम लोग बात करेंगे बी आर अंबेडकर के बारे में भी, कि बी आर अंबेडकर जो क्यों इसके मतलब अगेंस्ट थे, क्योंकि उस समय देखिए हमारे मतलब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस वगैरह नहीं थे, है ना, इतनी ज्यादा मतलब लिटरेसी वगैरह नहीं थी, है ना, और भी कई सारे वजह थी। जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है। यहां तक और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर पहले गांव में मुखिया होते थे, अब तो प्रधान है। मोनू जी ऐसा देखिए क्या है ना, मुखिया, प्रधान, सरपंच अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर मुखिया बोलते हैं, कहीं पर प्रधान बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। एक्चुअली किस नाम से जाना जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, स्टेट। क्योंकि जो आपका स्थानीय सरकार है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका है, उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है, स्टेट लेजिस्लेचर को है, राज्य विधानमंडल को है। तो किसी राज्य में प्रधान कहा जाता है, किसी राज्य में मुखिया कहा जाता है, किसी राज्य में सरपंच कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा आपके ही गांव का नहीं है रोशन हजम जी, आपके गांव की ऐसी स्थिति नहीं है। लगभग ये मतलब आयरनी ही है कि लगभग 90% विलेजेस ऐसे होंगे जिसके मुखिया को ये नहीं पता होगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का गठन हुआ है, कौन कौन सी कमिटी, किस कमिटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को रिकमेंड किया था, किस आर्टिकल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करी गई है। ये आपका आपके गांव के ही नहीं बल्कि कि 90% जो विलेजेस हैं वहां के मुखिया को या सरपंच को ये चीज पता नहीं होगी। बताइए पल्लवी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट है यहां तक? अगले स्केड्यूल पर चले हम लोग। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो उसका रिपोर्ट करवा दो, है ना, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो कोई प्रूफ के साथ, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, क्या इंडियन करेंसी में गांधी जी का फोटो क्यों होता है, बस यही पूछना था। ऐसा देखिए ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है ना, गवर्नमेंट का ये ऐसा कोई मतलब सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि गांधी जी का हमारे भारत के मतलब आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा है, और जिस समय सरकार बनी थी, जिस समय नोट वगैरह का डिज़ाइन किया गया था, तो उस समय सरकार का ये पॉलिसी डिसीजन, हो सकता है सरकार अभी पॉलिसी डिसीजन ले और मतलब उनके जगह पर मोदी जी अपना छपवा ले, ये भी हो सकता है ना। हो सकता है सरकार पॉलिसी डिसीजन ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया जा सकता है, अबुल कलाम का दिया जा सकता है। ये इसका पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजन, मतलब गांधी जी का क्या योगदान है हमारे देश का आजादी में आप लोगों को पता है, यही का 29 फंक्शन के बारे में बोला हम लोग, जब इस पर्टिकुलर पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इट, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे इसके ऊपर।
वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है वो किसी भी काम का नहीं, बिल्कुल मुखिया पति की प्रथा है ना, सरपंच पति, मुखिया पति, प्रधान पति, है ना। इसके लिए अगर एक ना बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आप लोग कभी समय मिले तो देखना जरूर, पंचायत सीजन 1 एंड सीजन 2, आपको पता चलेगा एक्चुअल में कैसे वर्क करती है ये पंचायत, है ना, और कैसे मुखिया पति, कैसे मतलब या कैसे प्रधानपति जो है ना, कैसे मतलब रूल करते हैं उसकी जगह पर, ये आपको पता चले। ठीक है, चलिए, संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं? वर्तमान में लगभग अप्रॉक्स 460 हैं आफ्ताब जी। एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता रहता, नहीं इतना तो मतलब वो नहीं हो सकता, मे बी कंप्लेन कर दीजिए उसके खिलाफ। पंचायत सचिव होता है एक गांव में, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए पंचायत सचिव को, और पंचायत सचिव भी अगर नहीं माने तो ब्लॉक लेवल पर जाकर बीडीओ को कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद बात करते हैं, ये सब देखिए, ये सब इन सब मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, है ना, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल या शेड्यूल 12। शेड्यूल 12, अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बता सकते हैं क्या कि 73वें संविधान संशोधन के तहत सबसे पहली बार जो चुनाव कराए गए थे वो किस, या 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? ये आप लोग बता सकते हैं, किसी को पता है तो बताइए। हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 12, तो इसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, कि म्युनिसिपैलिटीज के पास क्या क्या फंक्शन होंगे। म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका, नगर पालिका इसके पास क्या क्या कार्य होंगे, इसकी बात करी गई है किसमें, शेड्यूल 12 में। और इसे कब जोड़ा गया, तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा कब जोड़ा गया है इसे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया। और इसके तहत इसमें लिस्ट दे दिया गया है कितने फंक्शन का, 18 फंक्शन का, 18 कार्य का लिस्ट दिया गया है इसमें, जो कि राज्य चाहे तो इस 18 के 18 कार्य, चाहे तो इसमें से कोई भी नहीं, चाहे तो इसमें से 5-10 कार्य क्या कर सकती है, पंचायतों को मतलब सॉरी नगर पालिकाओं को क्या कर सकती है, असाइन कर सकती है, उसे दे सकती है। यानी कि यहां पर 18 कार्यों का लिस्ट है ना, 18 फंक्शन का लिस्ट है, जिसे क्या किया गया था, जिसे याद रखिएगा मतलब नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है। कई बच्चे यहां पर राजस्थान बता रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, नितिन, कृष्ण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नितिन और कृष्ण ये दो बच्चे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश, है ना, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। वेरी गुड, एक ऋषिकेश जी भी हैं, उन्होंने भी सही उत्तर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कैन आई मूव? इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इसके ऊपर जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे देन वी विल गो इन वेरी डिटेल, जब तब हम लोग बहुत ही डिटेल में जाएंगे। मेरा एक सवाल और भी है, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता हूं, मेरे मन में आ गया है, तो आप ये बताइए भारत में सबसे पहला नगर निगम कहां पर बना था और कब बना था? भारत में सबसे पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी और कब हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रियम्बल की। नाउ वी आर मूविंग टू प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आएंगे भोला जी, अभी हम लोग नगर निगम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, नगर पालिका और नगर निगम में बेसिक डिफरेंस अभी आप ये समझो कि नगर पालिका जो होती है वो छोटे मतलब जो टाउन होते हैं, छोटे शहर जो होते हैं उसके लिए होती है, और नगर निगम जो होता है वो बड़े शहरों के लिए होता है, राइट? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, है ना, बेंगलुरु, ये जो बड़े बड़े जो शहर हैं उसके लिए क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जो छोटे शहर होते हैं, टाउन होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए नगर पालिका होती है। अब कहेंगे सर ये कौन डिसाइड करेगा कौन बड़ा शहर है कौन सा छोटा शहर है ना, कहेंगे ना, ये कौन डिसाइड करेगा सर कि कौन सा शहर बड़ा है कौन सा शहर छोटा है? वो राज्य के राज्यपाल निर्धारित करते हैं, राज्य के राज्यपाल डिसाइड करेंगे कौन सा छोटा शहर है कौन सा बड़ा शहर है, ठीक है। और सबसे पहला जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी कहां पर, मद्रास में। कब? याद रखिएगा, इन 1687, 1687 में, 1687 में कहां पर, मद्रास में, ठीक है, क्लियर?
कहीं पर 1688 भी आएगा, है ना, लेकिन 1687 है ना, याद रखना है, कहीं पर 1688 भी आता है। ठीक, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप उस पर टिक कर लेना। ठीक है, जब हम आएंगे देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में। अब हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में लगभग एक आध सवाल बन ही जाते हैं, एक सवाल अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। भागलपुर में नगर निगम है विनोद जी, नगर निगम। ठीक, आगे चलें। अब देखिए प्रियम्बल की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विथ प्रियम्बल इज यूएसए। पहला देश जिसने कि प्रियम्बल को अपने संविधान में रखा या प्रियम्बल को अडॉप्ट करने वाला सबसे पहला कंट्री कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। एंड वी अडॉप्टेड प्रियम्बल फ्रॉम विच कंट्री? वी अडॉप्टेड प्रियम्बल ये बता दिया आपको, कहां से लिया है प्रियम्बल बताओ। वी अडॉप्टेड प्रियम्बल फ्रॉम यूएसए। हमने भी प्रियम्बल को किधर से लिया है भाई? हमने भी प्रियम्बल को अमेरिका से ही लिया है। यस और नो? ओके, बट प्रियम्बल का स्पेलिंग, अच्छा सॉरी एक तो सही कर लीजिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया है? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम, प्रियम्बल की भाषा किधर से ली गई है बताइए आप लोग। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक, देखिए आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन हिंदी, आप हिंदी में लिख लो इसे। सबसे पहला देश जिसने कि प्रस्तावना को अपनाया वो कौन है? अमेरिका। या लिख लीजिएगा, अमेरिका प्रस्तावना को अपनाने वाला सबसे पहला देश है। अमेरिका प्रस्तावना को अपनाने वाला सबसे पहला देश है। दूसरा पॉइंट, हमने प्रस्तावना को अमेरिका से लिया है। और तीसरा, हमने प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमने प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। केजीएस यूजर जी, व्हाट इज योर नेम? आप पहले तो अपना नाम वो कर लीजिए। और आप देखिए, इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनडीए और सीडीएस और सीपीएफ, एंड इफ यू, अगर आप इसी चीज में फंसे रह जाएंगे सर हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, देन देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आपको डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना है, सीपीएफ में जाना है, तो आपको इंग्लिश के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप उसे लिख लें, लिखना चाहें तो। अगर आप ये चाहते हैं कंप्लीटली हिंदी में लिख दूं तो मैं बाइलिंगुअल रखता हूं इस चीज को, है ना। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आप ये चाहेंगे कि हम एक एक पॉइंट को हिंदी में लिखें तो आप खुद भी लिख सकते हो इसको। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ये प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल याद रखिएगा, इट इज क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये क्या है? हमारे संविधान का क्या है? सार है। यह हमारे संविधान का सार है। यह क्या है? हमारे संविधान का सार है। यह हमारे संविधान का क्या है? सार है, पूरा क्रक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखा है, हमने प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये केजीएस जी देखिए, मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपको मतलब आपके अच्छाई के लिए बोल रहा हूं, है ना। देखिए जो चीज आपकी कमजोरी है ना, उस पर मेहनत, उसको अपनी ताकत बनाइए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। जो आपकी कमजोरी है उसको आप अपनी ताकत में बदले, मेहनत करो ना उस पर, है ना। डरना क्यों है उससे? मान लीजिए मैथ वीक है भाई, हम उस पर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
इंग्लिश वीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, डिबेट्स देखिए इंग्लिश में, क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ, आप ये सोचो जो 10वीं जो पास लोग होते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10वीं पास लोग होते हैं, देखिए कॉल सेंटर में काम करते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, भाई वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं, विदेशियों से एकदम फोन पे बात करते हैं अंग्रेजी में। आप तो उससे ज्यादा क्वालिफाई हैं, आपने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, इंटर कर रखा है ना? आप क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब देखिए प्रियम्बल की जब बात करती है, प्रियम्बल है क्या, कैसे बना प्रियम्बल? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं किस पर आधारित है, किस पर ये बेस्ड है, याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, it is based on objective resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946 and 13th of December 1946। यानी कि यह किस पर आधारित है? क्रक्स का अर्थ मतलब होता है सार, यानी कि किसी चीज का पूरा एक सारांश, है ना? सारांश का मतलब समझ रहे हैं, समरी, ठीक है, समरी है पूरे संविधान का। सर प्रियम्बल का लैंग्वेज, सर प्रियम्बल में जो हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज किया ना, हम भारत के लोग, इस तरह का जो लैंग्वेज है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। इसके लिए ऐप में होगा, एडिट का ऑप्शन होगा, है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे हमारे प्रियम्बल की भाषा, हमारा जो प्रियम्बल है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। याद रखिएगा किस पर आधारित दिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ना, रखे गए किस पर? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है? आधारित, ठीक ना। क्रक्स का मतलब होता है कंक्लूजन, सारांश, है ना, निष्कर्ष एक तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद की बात करें हम लोग, ये जो प्रियम्बल है, क्या प्रियम्बल जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा? सवाल ये उठता है, ये जो प्रस्तावना है, क्या ये प्रस्तावना के जो प्रावधान है, प्रस्तावना में जो चीजें लिखी गई है, क्या इसके लिए आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं क्या कि प्लीज इन्फोर्स दिस प्रोविजन विच इज मेंशन्ड अंडर प्रियम्बल? प्रियम्बल के अंदर जो बातें लिखी गई है इसको क्या करिए? इन्फोर्स करिए। क्या आप किसी कोर्ट में जाकर ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे संविधान के अंदर क्या है? मूल अधिकार है, हमारे संविधान के अंदर क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये जो फंडामेंटल राइट है इसके प्रोविजंस क्या हैं? जस्टिसिएबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, यानी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलाइए। लेकिन जब दोस्तों प्रस्तावना के प्रावधानों की बात आती है, तो प्रस्तावना के जो प्रोविजन होते हैं, प्रस्तावना के जो प्रावधान होते हैं, उसको याद रखिएगा, उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। उसके प्रावधानों को आप न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, बाय कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। हम लोग जब बात करते हैं इस प्रियम्बल की, अब देखिए कहीं जब संविधान की, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं पूनम, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, है ना। आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार देता है। वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल आर्टिकल 32 पे जब आएंगे तो आपको आपके अधिकार पता होना, आपके इतने सारे अधिकार हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता अगर आप गलत नहीं है तो। क्योंकि हमारे देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। जब तक आप गलत नहीं हो सकते हैं, जब तक आप गलत नहीं है, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, आपका ये अधिकार है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है सर, ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आ रही मुस्कान। ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। हमने बताया था आपको, जब संविधान सभा हम पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था 13 दिसंबर जिस दिन तीसरी बैठक होती है किसकी, संविधान सभा की, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसके सामने, संविधान के सामने, कि हम किस प्रकार के भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। और इसे संविधान सभा ने पास किया था कब, 22 जनवरी 1947, यानी कि 22 ऑफ जैन 1947 को क्या किया था, पास किया था। किसने, संविधान सभा ने। उसी पर आधारित है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल नहीं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल नहीं है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रस्तावना नहीं है, लेकिन उस पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है ये प्रस्तावना। ओके, यहां पर मैंने लिखा है कि प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि प्रियम्बल में जैसे लिखा है वी पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, और यहां के लोगों में मतलब कि क्या, जस्टिस, कैसा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात कर रहे हैं, 5 प्रकार के लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो उसको कि हमें लिबर्टी ऑफ, हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। उसके लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई प्रेम्बल में ये चीज लिखा हुआ है, इसको लागू करवाइए। कोर्ट में मान के चलिए जाएंगे, कहेंगे सर इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो रहा है, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कि 2 लोग किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी को ज्यादा सैलरी, किसी को कम सैलरी। आप उसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई देखो हमारे लिए ना, हमारे साथ आर्थिक मतलब अन्याय हो रहा है, कि हमें लागू करवाइए इसे। उठ गएगा, चलो हटो यहां से, निकलो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। या प्रस्तावना में लिखा है आर्थिक न्याय, है ना, लेकिन प्रस्तावना जो है जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए हम इसे लागू नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सियाराम जी, फिर पिछले कुछ दिनों में प्रियम्बल में 2 शब्द हटा दिए गए, वो वाला बवाल हुआ था, काफी मुश्किल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छिड़खानी करना। डेफिनेटली अभी हटाए नहीं गए हैं कोई शब्द, हटा दिए गए थे नहीं, हटाने के लिए एक वो लाया गया था, बिल लाया गया था, प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, है ना, निजी मतलब सदस्य विधेयक लाया गया था, हटा नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। लेकिन देखिए जब भी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रियम्बल के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए न्यायालय में कोई केस होता है, नहीं कोई नहीं, रूल नहीं है गोलू बघेल जी, सब कंपनी का अपना अपना रूल है। मान लीजिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कोई केस है ना, और उसमें क्या हो जाता है, किसी तरह का कोई मसला समझ नहीं आता है, अगर इसकी व्याख्या कैसे हो, इस केस में कैसे, क्या संवैधानिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, संवैधानिक व्याख्या क्या होगी इसकी, किसी संविधान के किसी शब्द को लेकर अगर किसी तरह का संशय होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यानी कि आपके फोन में क्या है ये आपके पेरेंट्स भी चेक नहीं कर सकते अगर आप एक अडल्ट हैं तो, यानी अगर आप एक वयस्क हैं तो आप अपने फोन में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी नहीं चेक कर सकते। ये आपका अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार।
कोई भी आपके प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किससे फोन पे बात करें, क्या मैसेज कर रहे हैं, है ना। राइट टू प्राइवेसी जो है ये निजता का अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और आर्टिकल 21 के तहत जो इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया वो किस केस में किया, जस्टिस पुट्टास्वामी केस। जस्टिस पुट्टास्वामी केस आया था सुप्रीम कोर्ट में इन 2017 और उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है निजता का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार होगा किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा इस केस में यह एक्चुअली जो आधार जब लागू किया गया था ना, आधार के ऊपर यह केस था कि कैसे कोई हमारा गवर्नमेंट हमारा आइरिस का मतलब वो फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ये कैसे ले सकते हैं, हमारे ऊपर बराबर नजर रखेगी गवर्नमेंट, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये हमारी निजता के साथ क्या है, छेड़छाड़ है। आधार के ऊपर यह केस आया था, रिटायर्ड जज थे जस्टिस पुट्टास्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि नहीं ये क्या है, इस हम आधार को नहीं मानते हैं, यह हमारे राइट टू प्राइवेसी के साथ क्या है, छेड़छाड़ है। ठीक, तब इसके ऊपर जब संशय बना इस केस के ऊपर कि आखिर ये कैसे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर छेड़छाड़ है, तो वहां पर संशय बना। तो देखिए हमारा जो प्रियम्बल है ना, हमारे प्रियम्बल में एक लैंग्वेज है, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ, मैं अंडरलाइन करता हूं, और फिर इसके बाद यहां पर देखिए ये एक वर्ड है लिखा हुआ क्या, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कहा कि अगर आप किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उससे उसकी डिग्निटी खराब होती है, उसकी गरिमा। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उसे पब्लिक कर दे और कुछ ऐसे उसमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिसकी अपनी डिग्निटी को खतरा हो सकता है, आपकी गरिमा को खतरा हो सकता है उससे, यह आपकी डिग्निटी खराब करेगा, आपकी गरिमा को खराब करेगा। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को बरकरार रखना है, ये हमारा प्रस्तावना कहता है। तो जब इस जज मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस था जस्टिस पुट्टास्वामी केस, उसमें कहा कि नहीं हमें किसी पर्सन के डिग्निटी का भी ख्याल रखना है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी जो है उसे क्या करना पड़ेगा, एक मौलिक अधिकार के अंदर रखना पड़ेगा। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को आप नहीं छीन सकते हैं। यानी कि जब भी किसी संविधान के किसी भी शब्द को लेकर संशय उत्पन्न होता है तो न्यायालय इस प्रस्तावना का हेल्प ले सकती है उस संशय को दूर करने के लिए। गरिमा का मतलब होता है डिग्निटी, डिग्निटी आपकी एक डिग्निटी होगी सोसाइटी में, आपकी एक इज्जत होगा, ओके। और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कहा इसी केस में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब ये केस एक्चुअली मेनका गांधी केस में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, ये भी किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ओके, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? सर जब हम किसी को कॉल पर बात करते हैं तब आर्टिकल जियो कंपनी हमारी सारी रिकॉर्डिंग रखते हैं, तो हमारी प्राइवेसी और छेड़खानी नहीं है क्या? देखिए जो आप बातचीत करते हैं वो मतलब कंपनी रखती है, लेकिन कंपनी के कोई ऑफिसर भी उसे नहीं सुन सकते, वो रखती है इसलिए ताकि अगर आपने कोई मतलब फोन पे किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी के साथ आप कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उसे फिर लॉ के तहत, है ना, तो मतलब कानून के तहत आपकी उस रिकॉर्डिंग को मंगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कानून के तहत वो करती है ऐसा। ठीक है, वहां का ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति है आपकी बात सुन रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? हाँ, इमरजेंसी के दौरान ये सब रद्द कर दिया जाता है ना, इमरजेंसी के दौरान ये सब रद्द कर दिया जाता है। गूगल मैप क्योंकि आप उसे परमिशन देता है नितिन जी, अगर आप परमिशन नहीं देंगे नहीं रखेगा, है ना, परमिशन नहीं दीजिए नहीं रखेगा, आपके परमिशन के बाद रखता है वो। सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं डायरेक्ट माहिम, और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों जगह। चलिए खैर वो सब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगले पॉइंट पर मूव करें, बाकी फंडामेंटल राइट में आएंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग इन सब मुद्दों के ऊपर।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, यानी कि यदि, अगला पॉइंट याद रखिएगा, यदि प्रियम्बल के लैंग्वेज, यदि संविधान के, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या को लेकर कोई संशय, संशय का मतलब होता है एम्बिग्विटी, कोई संशय उत्पन्न होता है तो, कोई संशय उत्पन्न होता है तो, कोई संशय यानी कोई किसी प्रकार की एम्बिग्विटी उत्पन्न होती है तो उसकी व्याख्या के लिए, तो उसकी व्याख्या के लिए यानी उसके इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल का हेल्प लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जस्टिस पुट्टास्वामी केस में ऐसा लिया गया था, प्रियम्बल का हेल्प लिया जा सकता है। इसके बाद याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपसे यह पूछा जाए सर, तब तो अगर कोई दोस्त पासवर्ड पूछे तो भाई बिल्कुल आपके प्राइवेसी का उल्लंघन है, डेफिनेटली। मान लीजिए इन फ्यूचर आप अपनी वाइफ के फोन को चेक करते रहते हैं, है ना, और एनी डाउट, ये उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा, प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से अब इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आप सुनिएगा। यानी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है, आत्मा है। यानी कि प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में है सियाराम जी, है ना, बाकी अन्य उसका क्या वो है उससे हमें मतलब नहीं। डेफिनेटली वो क्या है, वो एआई का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ठीक है, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं फंडामेंटल राइट का केस। अब बिल्कुल कंपनी में तो होता ही है ना विशाल जी, है ना। लेकिन वो प्राइवेट रहता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, है ना, किसी के साथ भी नहीं। अब देखिए, यहां पर जब हम बात करते हैं, आपसे अगर सिंपल सवाल पूछा जाए हमारे संविधान की आत्मा क्या है, हमारे संविधान की आत्मा क्या है, याद रखिएगा वो क्या है? प्रस्ताव। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा किसे कहा, तो हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे कहा था? आर्टिकल 32 में कहा था। ठीक, आर्टिकल 32 में कहा। आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे संविधान के अंदर का यहां पर क्या है? सार है। हमारा पूरा संविधान क्या है? प्रस्तावना पढ़िए, हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, हमारे देश का नेचर कैसा है ये बताया गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आर्टिकल 32। एआई भी तो हमारे प्राइवेसी के साथ बिल्कुल कर रहा है ना। आप अलाउ करते हैं, देखिए आकाश जी, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वो आपके परमिशन को मांगते हैं, आप वहां पर अपने परमिशन को अलाउ करते हैं। ठीक है, आप उसके जब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िएगा उसमें आप अलाउ करते हैं, जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया, टिक लगा दिया, ओके कर दिया, यस एग्री कर लिया, एग्री कर लिया, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। भाई हम आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, है ना, आप क्या सर्च कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री हम देखेंगे। ठीक है, आप अलाउ मत करिए। वो क्या जबरदस्ती कहता है क्या गूगल, है ना, हमें यूज करो, आप उसे अलाउ करते हैं ना, जाके अपने प्राइवेसी सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, और ये सब देखिए हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, है ना, आप उसके लिए जाकर
बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उस पर जाकर इसके बारे में डिटेल जानकारी पा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर के क्या प्राइवेसी के नॉर्म्स हैं, गूगल के क्या प्राइवेसी के नॉर्म्स हैं, फेसबुक के क्या प्राइवेसी के नॉर्म्स हैं, हम ये यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने बस आपको ये बताया राइट टू प्राइवेसी जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आपके परमिशन के बिना वो आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप क्या कौन सी वेबसाइट को आप खोल रहे हैं, आप उसे अलाउ करते हैं। भाई हमारी ना हिस्ट्री आप चेक करना, भाई तुमने खुद ही अलाउ किया तुम्हारी हिस्ट्री चेक करने के लिए, तो क्यों तुम रोकोगे फिर उसे? ठीक। क्लियर? अब देखिए अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने प्रस्तावना के बारे में अलग अलग बातें कही है। अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने प्रस्तावना के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिया। इसने क्या दिया है तो याद रखिएगा, एक बहुत बड़े जज थे, सॉरी बहुत बड़े जज नहीं, वकील थे, एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला, इन्होंने हमारे प्रस्तावना के बारे में कहा, क्या कहा हमारे प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये हमारे संविधान का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। किसने कहा? एन ए पालकीवाला। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं सवाल कि इसमें से किसने हमारे प्रस्तावना के बारे में कहा प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, एन ए पालकीवाला की बात करते हैं। इसके बाद दूसरे थे ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? आत्मा है। यह किसने कहा था? यह ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक थे के एम मुंशी। के एम मुंशी, के एम मुंशी साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या भी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आप अपना राशिफल देखते हैं ना सुबह सुबह अखबार में ऐसे या न्यूज चैनल में कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, है ना, कि भाई आज आप पीला पहने, है ना, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, आज आपको मुनाफा होगा, है ना, यात्रा के योग बन रहे हैं, है? इस तरह का रहता है लिखा हुआ। अभी कई लोग 2024 का राशिफल देख रहे होंगे कि 2024 आने वाला, 2024 हमारा कैसा रहने वाला है, आपके लिए सफलताएं इंतजार कर रही है ना, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, है ना, आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं, पूरे वर्ष में यात्राओं का दौर बना रहेगा, है ना। इस तरह का रहता है ना होरोस्कोप, राशिफल। उसी प्रकार जो ये हैं कि हम मुंशी ने क्या कहा, ये जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल क्या है? हमारे मतलब भारतीय संविधान जो है ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राजनीतिक राशिफल। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? अब हम लोग बात करते हैं, प्रियम्बल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन देखा है, उसके प्रियम्बल के बारे में क्या क्या किसने कहा, क्या क्या बातें होती है प्रियम्बल में। अब हमारे पास सवाल उठता है, हाँ एक्चुअली आजकल है क्या ना कि नहीं, देखिए कुछ कुछ चीजें ठीक है, लेकिन आजकल हर कोई क्या है, एस्ट्रोलॉजर ही बन रहा, कुछ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे आ जाओ, दो चार ऐसे लैंग्वेज सीख लो और अपलोड कर दो वीडियो। मीन राशि वालों के लिए 2024 खतरों से भरा रहेगा, है ना।
या फिर वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा वर्ष मतलब माला माल हो जाएंगे वो 2024 में, इस तरह की बातें लिखते हैं ना। खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग आते हैं अब प्रियम्बल के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर। आखिर की प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता चलती है, प्रस्तावना आखिर हमें क्या क्या बताता है, प्रस्तावना में आखिर ऐसा क्या है। फिर हमारे पास सवाल उत्पन्न होगा कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। इसको लेकर कई सारे केसेस हैं, कई सारे वाद हैं, जैसे बेरूबार यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। इन सभी केसेस को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं नहीं, अगर विशाल देखो किसी को कोई अगर क्रिमिनल है तो उसके राइट टू प्राइवेसी को, मतलब वो राइट टू प्राइवेसी कैसे वो रख सकता है। आपको आपके राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ, इन सभी से, अगर आपके फंडामेंटल राइट से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, कब तक, जब तक कि आपने किसी क्राइम को नहीं किया, है ना। आपको वंचित किया जा सकता है अगर आपने किसी कानून को तोड़ा है तो, ठीक है, क्लियर। अच्छा चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रियम्बल से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, व्हाट वी नो फ्रॉम प्रियम्बल, व्हाट वी नो फ्रॉम प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल से हमें क्या पता चलता है, प्रस्तावना से हमें क्या पता चलता है, यह सवाल है। पहले सवाल का जवाब लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे सवाल पर चलेंगे कि पहले सवाल का जवाब लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे सवाल पर चलेंगे कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, प्रियम्बल यहां पर होगा, इधर कहा गया भाई प्रियम्बल आ जाओ, यह है प्रियम्बल हमारा। क्या लिखा गया प्रियम्बल में, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है प्रियम्बल हमारा, है ना। यहां पर जब हम बात करते हैं प्रियम्बल में, देखिए क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। सबसे पहला चीज यहां पर लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है, भारत में जो सत्ता का जो स्रोत है, भारत में जो अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जिसके पास अल्टीमेट पावर है, अंतिम शक्ति जिसके पास है, वो कौन है, भारत के लोग हैं। क्योंकि भारत के लोग इस सरकार को चुनते हैं और उसको क्या करते हैं, सत्ता प्रदान करते हैं। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो किस में रहेगा, वो भारत के लोगों में रहेगा। ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ओके, पहली चीज हमें क्या पता चली, सत्ता का स्रोत पता चला, किससे, हम प्रियम्बल से, यानी प्रस्तावना से। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सब चीजों को लिख लेंगे हम आगे की क्लासेस में। दूसरा हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ स्टेट, क्योंकि ये कह रहा है हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, यानी कि हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, यानी कि क्या नेचर होगा स्टेट का, राज्य की कैसी प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा, ये यहां पर लिखा गया है। क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संप्रभु, कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी, कैसा बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष, कैसा बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या, एक हम लोग कैसा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉवरेनिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सोशलिस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्युलर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हम लोग इन सब की बात करेंगे जब यहां पर हम चलेंगे तो।
यानी कि दूसरा हमें क्या पता चल रहा है यहां से, व्हाट इज नेचर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो है, भारत एक राज्य जो है, उसका क्या नेचर होगा, उसकी क्या प्रकृति होगी। तीसरी बात हमें क्या पता चल रही है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ऑल इट्स सिटीजन यहां पर लिखा गया है। नो नो नो, नहीं मोहित, कहां पर लिखा गया, ऐसे कहीं पर लिखा गया नहीं ना। सुनिए पहले मेरी बात को ध्यान से, बीच में सवाल नहीं, बीच में सवाल नहीं, पहले समझ लो, फिर मैं सवाल के जवाब, फिर आप सवाल पूछिएगा, डाउट पूछिएगा। यहां पर कहा गया एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि अपने सभी नागरिकों को क्या प्रदान करना चाहती है, जस्टिस, कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन प्रकार के न्याय प्रदान करना चाहती है। तीसरा, दूसरा लिबर्टी, कैसा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पांच प्रकार का लिबर्टी। और चौथा क्या, तीसरा क्या, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता प्रदान करना चाहती है, लेकिन सिर्फ किसे, सिटीजन्स को। इसलिए जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, ये नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग दम ऑल फ्रैटरनिटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। यानी तीसरा क्या पता चलता है कि स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, स्टेट का क्या उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है, अपने सिटीजन्स को क्या करना, न्याय प्रदान करना, कैसा, जस्टिस, पॉलिटिकल एंड, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करना, कौन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। समानता प्रदान करना, कैसा, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करना, और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, फ्रैटरनिटी को प्रमोट करना। वी ऑल आर इंडियंस, नॉट कि वी आर बिहारी, वी आर फ्रॉम यूपी, वी आर मराठी, वी आर ओडिया, वी आर बंगाली, नो, वी ऑल आर इंडियन। ऐसा भाईचारा को क्या करना, बढ़ावा देना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा किसका, भारत का। क्लियर। और चौथा क्या पता चलता है हमें, देखिए चौथा पता चलता है डेट ऑफ अडॉप्शन। क्या, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। चौथा हमें यह पता चलता है कि हमारे संविधान को, मतलब हमारी प्रस्तावना को कब, यानी हमारे पूरे संविधान को कब अपनाया गया है, हमारे संविधान को कब अडॉप्ट किया गया है। डेट ऑफ अडॉप्शन ये पता चलता है किससे, हमारे प्रियम्बल से, क्योंकि यहां पर लिखा गया है 26 नवंबर 1949, 26 of November 1949। क्लियर, समझ में आया। तो हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, व्हाट इज नेचर ऑफ स्टेट, है ना, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है भारत के लोगों में, डेट ऑफ अडॉप्शन की, मतलब संविधान को किस दिन अपनाया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। सेकंड, दूसरा जो सवाल है हमारे पास, ठीक है गौरव, हॉरोस्कोप का मतलब होता है राशिफल हिंदी में। आगे क्लासेस में हम बात करेंगे क्या संविधान, क्या प्रस्तावना हमारी संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में देखिए, ये हमारा आधे घंटे का टॉपिक अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इस वीक में मे भी हो सकती है, एक क्लास किसी दिन लगे, मे भी, नहीं तो फिर मंडे को आपकी क्लास होगी। मंडे और देखते हैं, क्रिसमस है तो मंडे को मे भी देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम क्लास आपका कराएंगे, पॉसिबल अगर होता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। व्हाट इज इंडिया, कंट्री और स्टेट, थियोरिटिकली इट इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट थियोरिटिकली, बट ये क्या है, देश। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। पंथ और धर्म में क्या फर्क है, किसी पर्टिकुलर धर्म के अंदर क्या होता है, पंथ होता है। जैसे जैन धर्म है, मान लीजिए उसमें दिगंबर है, श्वेतांबर है, दिगंबर, श्वेतांबर, ये क्या है उस धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर का क्या है, पंथ है। जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें सिया है, सुन्नी है, वो क्या है, उसका एक पंथ है, ओके।
नहीं तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। संदीप मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से मैं इसे पॉसिबल करवा पाऊँ डेली, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।